in this part we have to find the electric field due to a plane sheet of charge. Plane sheet, कोई भी प्लेन शीट है हमारे पास, जैसे ये एक प्लेन शीट है. अब इस प्लेन शीट जो कि चार्ज है, द प्लेन शीट इज चार्ज, तो इस चार्ज प्लेन शीट के वजह से किसी भी एक गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. मान लेते हैं ये हमारा प्लेन चार्ज शीट है, पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहे हैं तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. तो ये पॉजिटिव चार्ज का जो हमारा प्लेन शीट है इससे अवे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उधर जाए या फिर इधर जाए. देखते हैं. वी हैव अ प्लेन चार्ज शीट. ये प्लेन चार्ज शीट हमने लिया, इस पे पूरे पे चार्ज. सो और ये जो प्लेन चार्ज शीट हमने लिया, तो ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इट टर्मिनेट्स, मतलब वो किधर आ रहा है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास. अगर प्लेन शीट ये हमारा रहा, ये हमारा प्लेन शीट दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, मतलब अवे फ्रॉम द प्लेन शीट जाएगा. तो कैसा रहेगा, इसके परपेंडिकुलर. अगर ये मेरा प्लेन शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर. इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, अगर इधर ले रहे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर. वी आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P. कोई भी एक पॉइंट P ले लिया रैंडमली, और उस पॉइंट P पे इस प्लेन चार्ज शीट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये फाइंड करना है. अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया वो स्फीयर के लिए, एक्सटर्नल पॉइंट पे इंटरनल पॉइंट के लिए, या फिर लास्ट सेक्शन में हमने जो अभी डिस्कस किया, हर जगह हमने क्या किया, पॉइंट P से वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस, अ क्लोज सरफेस, तभी हम गॉस लॉ अप्लाई कर पाएंगे. तो यहां पे हमारे पास जो पॉइंट P गिवन है, इससे भी पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस, एक क्लोज सरफेस हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या करेंगे इसके लिए. ये मान लो हमने इसके पॉइंट P से पास करता हुआ एक सरफेस, एक प्लेन सरफेस बना लिया. ये हमारा पॉइंट P, तो इस पॉइंट P से पास करता हुआ एक प्लेन सरफेस बना लिया. जैसे ये हमारा प्लेन शीट है, प्लेन चार्ज शीट, और ये रहा पॉइंट P. तो इस पॉइंट P से पास करता हुआ एक प्लेन सरफेस बना लिया, और ये प्लेन सरफेस क्या है, ऑब्वियसली इसके पैरेलल है. ये रहा हमारा पॉइंट P, यहां कहीं पे पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P को के चारों तरफ हमने क्या बना लिया, एक सरफेस बना लिया, प्लेन सरफेस. ये प्लेन सरफेस, और ये प्लेन सरफेस किससे पास कर रहा है, पॉइंट P से, और ये प्लेन सरफेस किसके पैरेलल है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि अभी हम जो करने वाले हैं उसमें ये क्लियर होना चाहिए. तो ये पॉइंट P से जो पास करता हुआ हमने प्लेन सरफेस बनाया, ये प्लेन सरफेस और ये प्लेन चार्ज शीट, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. एंड एज आई टोल्ड यू कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस प्लेन शीट के परपेंडिकुलर जाए, इधर जाए तभी परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन शीट के परपेंडिकुलर होगा. और ये प्लेन जो है हमारा, ये तो पैरेलल है. ये जो सरफेस हमने लिया, प्लेन सरफेस लिया जो P से पास कर रहा है, वो इसके पैरेलल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर, और ये प्लेन सरफेस के भी परपेंडिकुलर. दैट्स इट. तो हम पहले बना ही लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कैसा है, परपेंडिकुलर है इसके. अब करना क्या है, गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये हमारा पहला स्टेप था. अब क्या करेंगे हम, ये जो हमें दिख रहा है, जो हमने प्लेन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया, इस प्लेन सरफेस को क्रॉस सेक्शन लेके एक सिलेंडर बनाएंगे हम. ये जो हमने प्लेन सरफेस बनाया, दैट वाज पासिंग थ्रू द पॉइंट P. तो ये पॉइंट P से जो हमारा प्लेन सरफेस पास कर रहा था, इस प्लेन सरफेस को क्रॉस सेक्शन लेके एक सिलेंडर बनाया. ये बनाया सिलेंडर, और इस सिलेंडर को एक्सटेंड करेंगे. समझना, ये हमारा प्लेन शीट,
इधर से बनाया सिलेंडर और ये सिलेंडर को एक्सटेंड करते हुए किधर से लाएंगे, इधर से। मतलब यहां से बनाना स्टार्ट किया सिलेंडर और ये प्लेन शीट के दूसरे साइड से, दूसरे सरफेस से इधर आएगा एक्सटेंड करते हुए। तो ये बना लेते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं। इधर से ये आया बाहर, इधर से आया बाहर। अब सिलेंडर तो हमारा कंप्लीट हो गया, बट अभी ये जो पार्ट है हमारा ये ओपन है, अभी तक ये ओपन है, अभी तक हमने इसे बंद नहीं किया है। तो ये हमारा जो एरिया था, मान लो इसका सरफेस एरिया कुछ है डेल्टा एस, और ये जो हमारा प्लेन सरफेस है इसका कुछ नाम दे दो। जिस प्लेन सरफेस से, ये मान लो ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर का ये वाला जो सरफेस है इसको हमने एक प्लेन सरफेस लिया, इससे ढक दिया इसको। सिलेंडर का ये वाला क्रॉस सेक्शन को हमने ढक दिया एक प्लेन सरफेस ए से, ये रहा ए। वैसे ही इधर का ये जो प्लेन सरफेस, इधर का जो हमारा ये सिलेंडर का पार्ट है जिसको हमने एक्सटेंड करके इधर लाया है, इधर वाले को भी हम ढक देंगे एक प्लेन सरफेस से। थोड़ा इसको बराबर दिखाते हैं, इसको भी एक प्लेन सरफेस से ढक दिया, सो दैट वी कैन फॉर्म अ क्लोज सरफेस। जब तक ये क्लोज नहीं होगा, इधर से और इधर से बंद नहीं होगा, तब तक हम गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इधर से भी एक प्लेन सरफेस ए लिया, इससे ढक दिया सिलेंडर को, और सिलेंडर का जो पीछे वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट है, इसको भी एक प्लेन सरफेस, मान लो ए डैश इसे बोल रहे हैं, ए डैश एक प्लेन सरफेस लिया, इधर वाले को उससे ढक दिया, और दोनों का सरफेस एरिया हमने सेम रखा है। इसका ए का भी सरफेस एरिया डेल्टा एस और ए डैश का भी सरफेस एरिया डेल्टा एस। ये सब क्यों कर रहे हैं, यू नो अबाउट दैट पार्ट। आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब भी गॉस लॉ अप्लाई करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हमें फॉलो करना पड़ता है। ये जो हमारा क्लोज सरफेस है, द क्लोज सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये रहा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्लेन चार्ज शीट। तो ये जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अबाउट सिमेट्रिक रहना चाहिए हमारे क्लोज सरफेस को। तो ये रहा हमारा सिलेंडर। अब ये सिलेंडर हमारा बन चुका, इधर से और इधर से ढक दिया, तो ये बन गया क्लोज सरफेस। तो ये क्लोज सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट दिस प्लेन चार्ज शीट, अबाउट दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक बोलने का मतलब कि इसका जितना डिस्टेंस है चार्ज शीट से, ये मान लो हमने इधर ए सरफेस लिया, ये सरफेस लिया ए प्लेन सरफेस, इसका जितना डिस्टेंस है प्लेन चार्ज शीट से, उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए ए डैश का प्लेन चार्ज शीट से। दैट्स इट। सो दैट यहां पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, उतना ही मैग्नीट्यूड इधर भी हो। एंड आई टोल्ड यू कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा इधर से, इस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर इधर ले तो इधर से इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब हमेशा अवे फ्रॉम द प्लेन शीट, इधर भी अवे जा रहा है, इधर भी अवे जा रहा है। तो दोनों पॉइंट्स पे हम लेते हैं अगर, तो इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर। ये मार्क कर देते हैं, इधर है। ओके, मतलब परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैसे हुआ, तुम्हें पहले ही बता दिया, क्योंकि प्लेन चार्ज शीट के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो हमने प्लेन सरफेस ए लिया है, ये पैरेलल है किसके, प्लेन चार्ज शीट के। तो अगर इसके परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके भी परपेंडिकुलर हुआ, मतलब प्लेन सरफेस के भी परपेंडिकुलर हुआ। ये जो सरफेस हम ले रहे हैं ए, तो इसके परपेंडिकुलर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम मैग्नीट्यूड लेते हैं इसके, इधर भी मैग्नीट्यूड ई, इधर भी मैग्नीट्यूड ई। अब दूसरा चीज हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ऑब्वियसली द पॉजिटिव नॉर्मल। क्लोज सरफेस है तो पॉजिटिव नॉर्मल किधर लेते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये जो पूरा सरफेस है हमारा, इस पूरे सरफेस पे यहां लो, कहीं भी लो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ई ही होगा। ये समझने के लिए बना रहा हूं, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई ही होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई होगा। अब ये जो हमारा सरफेस हमने लिया ए, जिसका एरिया डेल्टा एस है, इसके लिए नॉर्मल कैसा बनाओगे तुम, तो प्लेन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हम किधर बनाएंगे, आउटवर्ड नॉर्मल, पॉजिटिव नॉर्मल, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो ये रहा हमारा प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर हुआ, इसके परपेंडिकुलर, मतलब इसी डायरेक्शन में। तो हमारा एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो गया। इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूं, ये एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन यही,
और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये था ही। मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो। इट्स वेरी सिंपल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस प्लेन सरफेस ए के परपेंडिकुलर था, और एरिया वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर होता ही है, हमें पता है। इस प्लेन सरफेस ए के एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर। मान लो ये हमारा प्लेन सरफेस ए, तो प्लेन सरफेस ए के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन एरिया, प्लेन सरफेस एरिया ए के परपेंडिकुलर, ये हमने देख लिया। मतलब दोनों परपेंडिकुलर है इसके ए के, तो दोनों का डायरेक्शन हो गया सेम। मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो। यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज जीरो। वैसे ही इधर भी हो जाएगा। इस सरफेस के लिए मान लो ये हमारा प्लेन सरफेस ए डैश है, तो प्लेन सरफेस ए डैश के लिए एरिया वेक्टर कैसा, आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब इसके परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हमें पहले ही से पता है कि इस प्लेन एरिया ए के या प्लेन एरिया ए डैश के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो हमारा प्लेन चार्ज शीट है, प्लेन चार्ज शीट के परपेंडिकुलर था। और ये सरफेस ए हो या सरफेस एरिया ए डैश हो, ये दोनों सरफेस एरिया इसके पैरेलल है, तो जो इसके परपेंडिकुलर वो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर। ओके, तो एरिया वेक्टर इसका इसी डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके परपेंडिकुलर था ही, मतलब दोनों का डायरेक्शन फिर से सेम। तो दोनों कंडीशंस में हम अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। फ्लक्स थ्रू ए, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम गॉस लॉ अप्लाई नहीं करने वाले हैं, और अभी हम फिलहाल इसे क्लोज सरफेस नहीं बोल रहे। क्लोज सरफेस कब बोलेंगे, जब तीनों का एक साथ ले लेंगे। अभी एक एक करके फाइंड कर रहे हैं। पूरे क्लोज सरफेस है, मतलब ये जो हमारा सिलेंडर बन चुका है क्लोज सरफेस है ये, तो इस पूरे क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है उसके लिए हम क्या करें, पहले इसका फाइंड करेंगे, फिर इसका फाइंड करेंगे, फिर कर्व्ड सरफेस, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका फ्लक्स फाइंड करेंगे और सबको ऐड कर देंगे, यही करने वाले हैं। तो फ्लक्स थ्रू ए पहले पता करते हैं। ए से फ्लक्स कितना पास कर रहा है, क्या करेंगे इसके लिए, E डेल्टा S, और हमें दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है सर, ये दोनों के बीच का एंगल तो जीरो है, इधर भी इन दोनों के बीच का एंगल तो जीरो है। तो क्या करेंगे, दोनों के बीच का एंगल जीरो है, मतलब E डेल्टा S, और cos जीरो इज 1, यू नो दैट। तो फ्लक्स थ्रू ए आ गया E डेल्टा S। वैसे ही फ्लक्स थ्रू ए डैश फाइंड कर लेते हैं। वैसे ही ए डैश से भी कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, जीरो, तो ये भी क्या हो गया, E डेल्टा S। अब आ जाते हैं कर्व्ड सरफेस पे। जो कर्व्ड पार्ट है हमारा, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस हमने लेट किया है, इसका जो कर्व्ड पार्ट है इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये देखते हैं। मान लो यहाँ कोई भी एक एलिमेंट हमने सिलेक्ट कर लिया, यहां का कोई भी एलिमेंट, कर्व्ड पार्ट का कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट, ये एलिमेंट हमने कंसीडर किया। तो इस एलिमेंट के लिए अगर हम एरिया वेक्टर बनाए तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में। इस वाले एलिमेंट के लिए या इस एलिमेंट के लिए या इस एलिमेंट के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, अगर ये लिया एलिमेंट तो एरिया वेक्टर इधर परपेंडिकुलर, अगर यहां लिया एलिमेंट तो एरिया वेक्टर इधर परपेंडिकुलर, अगर यहां नीचे लिया एलिमेंट तो एरिया वेक्टर इधर परपेंडिकुलर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, या यहां पे ले ले तब भी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, या यहां ले ले इस पॉइंट पे ले ले तब भी इस डायरेक्शन में। मतलब ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड पार्ट के पैरेलल जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इस डायरेक्शन में या ऐसे इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, इधर इस एलिमेंट के लिए। बट इस एलिमेंट के लिए एरिया वेक्टर किधर, इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऊपर, या अगर यहां नीचे लें तो इधर नीचे। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा हमारा एरिया वेक्टर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो cos 90 तुम्हें पता है जीरो होता है। तो मतलब किसी भी एक स्मॉल एलिमेंट के लिए फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट ऑफ क्लोज सरफेस, ये हमारा क्लोज सरफेस हमने बना लिया था। तो क्लोज सरफेस का जो कर्व्ड पार्ट है उससे कितना फ्लक्स होगा, क्या करेंगे इसके लिए, E डेल्टा S। और हमें तो ये दिख रहा है यहां पे
कि ई डेल्टा एस कर रहे हैं तो cos 90 यहां पे रखेंगे तो cos 90 हो जाएगा 0 और ये 0, मतलब जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स लेंगे हम, एलिमेंट्स लेंगे, हर एक एलिमेंट से फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0। तो ये क्लोज सरफेस का कर्व पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं हम, क्योंकि हम इसमें गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, चलो इसे फाई से डिनोट करते हैं। ये क्या होगा, एंड ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये सर्कुलर साइन अब क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अब हम पूरे क्लोज सरफेस का फाइंड कर रहे हैं, सबको ऐड करेंगे और पूरे क्लोज सरफेस का फाइंड कर रहे हैं, तो इसीलिए इंटीग्रेशन के सिंबल के ऊपर क्या दिया है, सर्कुलर साइन दिया। तो ये सबको एडिशन करते हैं, सबको ऐड कर दो, ये और कर्व पार्ट जो है क्या हो गया, ई डेल्टा एस प्लस ई डेल्टा एस प्लस 0, कितना आ गया, ट्वाइस ई डेल्टा एस। तो ये तो इंटीग्रेशन के टेक्निक से हमने फाइंड कर लिया। अब अगर गॉस लॉ अप्लाई करके हमें फाइंड करना हो तो गॉस लॉ के लिए क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करके अगर हमें ये फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, किसके इक्वल होगा, Q इनसाइड, मतलब चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। तो ये रहा हमारा क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब जरा सोचते हैं, ये जो हमारा सरफेस एरिया है, ये जो हमारा प्लेन शीट था, मान लो इसका हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी था, तो मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। ये मैं कहीं पे लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूं, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये गिवन है, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। सिग्मा, इस सिंबल का नाम सिग्मा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका गिवन है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया इसका गिवन है सिग्मा। अब जरा देखो, इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना इसका पार्ट एनक्लोज्ड है, मतलब ये हमारा जो प्लेन चार्ज शीट है, प्लेन चार्ज शीट का कितना पार्ट एनक्लोज्ड है इस क्लोज सरफेस के अंदर, मतलब ये जो हमारा सिलेंडर हमने बनाया है, इस सिलेंडर के अंदर इसका कितना पार्ट आ रहा है, प्लेन शीट का कितना पार्ट आ रहा है, क्योंकि इस सिलेंडर में कोई चार्ज नहीं है, ध्यान देना, सिलेंडर में यहां 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 या यहां कहीं पे भी कोई चार्ज नहीं है, चार्ज सिर्फ कहां पे है, इस वाले पार्ट में। ये जो प्लेन शीट है हमारा, सिर्फ प्लेन शीट पे चार्ज है। तो ये जो हमारा क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के सिर्फ कितने पार्ट में चार्ज आ रहा है, जितना ये इससे पास कर रहा है, मतलब इस प्लेन शीट का जितना पार्ट इसके अंदर आ रहा है, इस सिलेंडर के अंदर एनक्लोज्ड है, सिर्फ उतना ही चार्ज आएगा इसके अंदर। ये इसका कितना पार्ट, ये लिख देता हूं मैं यहां पे, एरिया ऑफ शीट enclosed in the cylinder, in the cylinder मतलब in the closed surface, लिख देता हूं यहां पे, in the closed surface कितना पार्ट यहां है, देखो तो जरा, ये जो हमारा प्लेन शीट है, प्लेन शीट का सिर्फ कितना पार्ट एनक्लोज्ड है सिलेंडर के अंदर, सिर्फ इतना सा पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट, समझना, ये पूरे प्लेन शीट का सिर्फ कितना एरिया, सिर्फ कितना पार्ट एनक्लोज्ड है इस क्लोज सरफेस के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर, सिर्फ इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, इसको ऐसे बना के दिखा देता हूं, सिर्फ इतना पार्ट, ये जो हमारा प्लेन शीट का सिर्फ इतना पार्ट इस सिलेंडर के अंदर एनक्लोज्ड है, तो मतलब इतना ही चार्ज एनक्लोज्ड है। अब ये चार्ज इतना कितना है ये फाइंड कर लेंगे हम, कितना एरिया इसके अंदर एनक्लोज्ड है, डेल्टा एस, क्योंकि ये डेल्टा एस, यहां भी डेल्टा एस, ये भी डेल्टा एस, ये सब डेल्टा एस, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर है ये यूनिफॉर्म है। तो इतना दूर का एरिया जो है हमारा ये प्लेन शीट का, ये एनक्लोज्ड है सिलेंडर के अंदर, डेल्टा एस। तो हमें ये चार्ज पर यूनिट एरिया पता है, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, पर यूनिट एरिया का मतलब यूनिट एरिया के लिए चार्ज कितना है, सिग्मा। तो फिर डेल्टा एस एरिया में कितना चार्ज होगा,
यूनिट एरिया में इतना चार्ज, इसी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब यूनिट एरिया में इतना चार्ज है, तो डेल्टा एस एरिया में कितना चार्ज होगा, मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा एस सिग्मा, या ऐसा लिख लो सिग्मा डेल्टा एस। ये आ गया हमारा चार्ज दैट इज एनक्लोज्ड इन दिस एरिया। सिर्फ इतने दूर के एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा डेल्टा एस। मतलब यही चार्ज एनक्लोज्ड है किसके अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर। मतलब ये जो हमारा सिलेंडर है इसके अंदर कितना चार्ज है, सिर्फ क्योंकि यहां कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ इतने दूर में चार्ज है, तो ये कितना चार्ज आ गया इसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर, सिग्मा डेल्टा एस। तो हम यहां पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, कर लेते हैं। Q इनसाइड, इस पूरे सिलेंडर से, इस पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड, इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है इस सिलेंडर के अंदर, सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब जरा देखो, तो ये आ गया फाई का वैल्यू। फाई का वैल्यू हमने यहां से भी फाइंड किया इन सबको ऐड करके, ये इक्वेशन 1 लिख लो, इंटीग्रेशन के टेक्निक से ये फाइंड किया, और डायरेक्टली गॉस लॉ से तो फटाफट आ गया। तो गॉस लॉ अप्लाई करने पे ये हमारा आ गया फाई का वैल्यू फिर से। तो ये दोनों फाई तो सेम ही है, क्योंकि दोनों टेक्निक से हमने फाइंड क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, मतलब थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो दोनों तो सेम ही वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। दोनों को इक्वेट करते हैं, क्या होगा, ये पार्ट मैं हटा दे रहा हूं, दोनों को इक्वेट करेंगे क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ, सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2 E, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा एस। तो हमें दिख रहा है कि ये तो हट गया, डेल्टा एस तो हट गया। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे लें या इस पॉइंट पे लें या किसी भी पॉइंट पे लें, अभी हमें पता चल जाएगा, वो सेम ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, देखो तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब तुम्हें यहां दिख रहा है, यहां पे कहीं पे भी डिस्टेंस है, मतलब ये पॉइंट P यहां या यहां या यहां कहीं पे भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम ही आएगा, यूनिफॉर्म आएगा, क्योंकि सिग्मा इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट 2 सब कुछ कांस्टेंट है। मतलब यहां कहीं पे भी सेपरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कंडीशन है कि ये जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो हमारा प्लेन शीट है, ये अगर बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन में, मतलब इसका जो डिस्टेंस है समझना, अब जैसे ये है, इसका एरिया इतना है, प्लेन शीट इतना बड़ा है, अगर P हम यहां पे ले या यहां पे ले, तो अगर ये जो पॉइंट का जो डिस्टेंस है प्लेन शीट से, ये अगर स्मॉलर है इसके साइज के कंपैरिजन में, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा, यहां या यहां। हाँ, अगर इसके साइज के कंपैरिजन में पॉइंट P हम बहुत दूर ले लें, बहुत डिस्टेंस हो जाए, तब फिर ये हमारा बदल भी सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वेरी भी कर सकता है। सो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि जब तक जो हमारा चार्ज शीट है इसके साइज के कंपैरिजन में पॉइंट P का डिस्टेंस कम हो, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म रहे, दैट्स इट। सो इट वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एक और बहुत छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो कर लेते हैं। मैं अब ऐसा एक कंडक्टिंग सरफेस ले रहा हूं, पहले एक शीट लिया था, एक पतला सा शीट, एक पतला सा पेपर लिया था जो कि चार्ज था, तो उसकी वजह से कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लिख देता हूं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने एक प्लेन चार्ज शीट नहीं लिया, अब मैंने एक चार्ज सरफेस, एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टिंग सरफेस लिया है। तो एक कंडक्टिंग सरफेस मतलब तुम देख रहे हो, शीट लिया था तो सिर्फ ऐसा, मतलब उसका वेट, उसका थिकनेस बहुत कम था, नेग्लिजिबल था। बट अब क्या ले रहे हैं हम, एक कंडक्टिंग सरफेस ले रहे हैं। तो एक कंडक्टिंग सरफेस, मान लो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पहले इसका ये तुम खुद से भी कर सकते हो डिराइव, क्योंकि अभी तक हमने जितना किया है सब में गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो अभी तक जितना किया है उसी के हेल्प से तुम इसके लिए भी डेरिवेशन कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। फिर वही काम करना है, इसके लिए एक
सरफेस एरिया यहां कंस्ट्रक्ट करोगे, प्लेन सरफेस एरिया, एक सिलेंडर बनाओगे जो कि यहां तक आएगा, दैट विल बी इनसाइड। इसका जो दूसरा एंड है वो टर्मिनेट करेगा यहां पे, इसके अंदर में, और उससे हम डिराइव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडीशन में, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग सरफेस। तो एक कंडक्टिंग सरफेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पहले मैं बता दूं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके वजह से कंडक्टिंग प्लेन शीट की वजह से, एक प्लेन शीट की वजह से कितना था, एप्सिलॉन, ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट अब हमारे पास शीट नहीं है, अब ये कंडक्टिंग सरफेस है, मतलब इसका वेट ज्यादा है। तो कंडक्टिंग सरफेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गया, एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तुम ये सोचोगे सर इसके वजह से तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर ले रहे हैं तो अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडीशन में किधर होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस, तो इधर ले लिया, सरफेस से इधर आ रहा है, यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिख दिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बट तुम सोचोगे सर एक प्लेन शीट की वजह से तो आपने बोला था कि इतना होगा, तो यहां भी सिर्फ इस सरफेस की वजह से उतना ही होगा। बट क्या रेस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से ये आ रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं आके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, सिर्फ समझते हैं। सिर्फ अगर इस सरफेस के चार्ज के बारे में हम बात करें तो सिर्फ इस सरफेस पे ये ले लेते हैं, ये हमारे पास एक कंडक्टिंग सरफेस है। तो इस कंडक्टिंग सरफेस को मान लो ये हमारा जो सरफेस है कंडक्टिंग सरफेस, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो सिर्फ इस सरफेस की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। बट इस सरफेस के, इस कंडक्टिंग सरफेस की वजह से फिर हम इतना क्यों लिख रहे हैं, समझते हैं। सिर्फ इसके वजह से कितना होगा, सिर्फ इस सरफेस की वजह से। यहां एक और पॉइंट हम ले लेते हैं अंदर में, इसके अंदर में एक और पॉइंट ले लिया P डैश ले लेते हैं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए, हमें पता है कि इतना आना चाहिए। बट अगर हम वो जो अभी थ्योरी हमने सीखा है वो अगर हम अप्लाई करें इसमें, तो हमारे हिसाब से कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो फिर क्यों आ रहा है इतना, समझो। इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, इधर, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे होता है, तो अवे इधर हुआ या इधर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी कितना होगा, यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अगर इधर भी है तो इस हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये हमारा कंडक्टिंग सरफेस है, तो कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो अब सोचने वाली बात ये बिल्कुल सिंपल है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा, ये सरफेस जो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे जाएगा, इधर जा रहा है अवे और इधर भी जाएगा अवे। तो वैसे ही इधर जो हमारा वैल्यू आया है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बट यहां पे तो हमारे थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के बाहर जो कुछ भी है, कंडक्टर के बाहर इतना आएगा हमारा, अभी देखते हैं कैसे आएगा। तो कंडक्टर के बाहर तो जो कुछ भी हो, बट कंडक्टर के अंदर तो जीरो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर जीरो होना चाहिए इसका मतलब क्या, कि इस लेफ्ट डायरेक्शन में अगर इतना है तो राइट डायरेक्शन में भी इतना होना चाहिए। मतलब बाकी के जो चार्ज हैं इस कंडक्टिंग सरफेस में, बाकी के जो चार्जेस हैं, जो कोई भी चार्जेस जहां पे भी, यहां 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 कहीं भी, तो इन सारे चार्जेस की वजह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां प्रेजेंट है जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस की वजह से किस डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बाकी के जो चार्जेस हैं इस सरफेस में, इस कंडक्टिंग सरफेस में, उन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू भी इतना ही होना चाहिए और वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब टुवर्ड्स राइट होना चाहिए। ये जो हमारा पॉइंट P डैश है, यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ये पॉजिटिवली चार्ज सरफेस की वजह से लेफ्ट डायरेक्शन में, और एक बाकी के जो चार्जेस हैं जो हमने यहां पे मेंशन नहीं किया है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइट डायरेक्शन में, और उसका भी वैल्यू कितना होगा,
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उसका भी वैल्यू उतना ही होगा। सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से लेफ्ट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी के चार्जेस के वजह से राइट, सेम पॉइंट पे, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब इस पॉइंट P पे, यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड inside conductor should be 0। कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 है। और इसी से हमें पता चला कि सर अगर ये पॉजिटिव सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है अवे फ्रॉम द सरफेस और इधर भी अवे फ्रॉम द सरफेस, तो फिर यहां 0 आएगा कैसे, यहां 0 तब आएगा जब बाकी के चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इतने ही वैल्यू का, इतने ही मैग्नीट्यूड का, बट राइट डायरेक्शन में। तो राइट डायरेक्शन में हमें एक और इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। मतलब पहले से तो इस सरफेस की वजह से, इस पॉइंट P पे इस सरफेस की वजह से कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अभी हमने प्लेन चार्ज शीट के वजह से डिस्कस किया, कितना आया था। सिर्फ अगर ये भूल जाओ, अभी ये भूल जाओ, ये मान लो ये हमारे पास सिर्फ ये प्लेन चार्ज शीट है, तो ये प्लेन चार्ज शीट की वजह से कितना आता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे, इतना आता। और बाकी के जो चार्जेस हैं इस सरफेस में, इस कंडक्टिंग सरफेस में, इस बॉडी में, उन सब की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट डायरेक्शन में है, और कितना है, इतना ही है। तो मतलब राइट डायरेक्शन में हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, एक ये इस सरफेस की वजह से और एक ये जो राइट डायरेक्शन में ही है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा राइट डायरेक्शन में ही है और इसका वैल्यू भी कितना है, इतना। तो ये किसकी वजह से, बाकी के चार्जेस की वजह से जो एग्जिस्ट करते हैं इस बॉडी में, तो इन सब की वजह से भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही। अब दोनों को जरा ऐड कर लो, तो इस पॉइंट पे ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इतना, और बाकी के चार्जेस की वजह से भी इतना, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, चलो ऐड करके देख लेते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ इस सरफेस की वजह से, पॉजिटिव चार्ज सरफेस की वजह से, और बाकी के जो चार्जेस हैं उसके वजह से भी राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना ही। ऐड किया दोनों को, कितना आया, 2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था कंक्लूड जो हमने किया अभी। ये हो सकता है तुम्हारे किसी न्यूमेरिकल में डायरेक्टली काम आ जाए, या फिर हो सकता है कि कभी तुमसे ये पूछा जाए कि अगर प्लेन चार्ज सरफेस की वजह से इतना होता है तो ये कंडक्टिंग सरफेस की वजह से इतना क्यों हो रहा है, तुम्हें इसका रीजन मिल गया, दैट्स इट। तो इट वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ।